नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 मई सन 2026 आज नवमी तिथि दोपहर बाद 3:24 तक रहेगी। उसके उपरांत 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 7 जिलों में तेज आंधी व गरज चमक के साथ बारिश के आसार, मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सरकार खुद देगी लोन, बताएंगे पूरी अपडेट। बड़ा फैसला, अब फोन पर नहीं मिलेगी बिजली लाइनों पर काम करने की परमिशन, करना होगा ये काम। हरियाणा निकाय चुनाव अपडेट, 54.7% हुआ मतदान, 13 मई को आएगा परिणाम। हरियाणा में 12,000 गैस टीचर्स को तोहफा, बढ़ा मानदेय, 1 जनवरी 2025 से लागू होगी पहली वृद्धि। हरियाणा बोर्ड रिजल्ट्स अपडेट, बच्चों का इंतजार खत्म हुआ, इस दिन निकलने वाला है रिजल्ट। रेवाड़ी में तकनीकी शिक्षा से निपुण होंगे स्टूडेंट्स, 10 स्कूलों में शुरू हुई अटल टिकरिंग लैब। बिश्नोई परिवार के बीजेपी छोड़ने के संकेत, बंगाल असम में जीत के बधाई नहीं दी। अमेरिका से लौटकर समर्थकों संग मीटिंग करेंगे कुलदीप बिश्नोई। नूंह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की तैयारियां तेज, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह होंगे मुख्य अतिथि। पीएम व सीएम का संबोधन लाइव प्रसारित होगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा, हरियाणा में फसल खरीद की व्यवस्था पूरी तरह चौपट, ना वक्त पर पेमेंट हुई, ना दूसरे राज्यों का गेहूं रुका। अंबाला छावनी में एशिया के सबसे बड़े शहीद स्मारक का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और पीएम मोदी बोले, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, भारत में तेल के कुएं नहीं। आज वर्क फ्रॉम होम की आवश्यकता, तो वहीं 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम शुष्क एवं परिवर्तनशील बना हुआ है। 2 दिनों से तेज धूप और उमस के बाद अब मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी इलाकों में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक आंधी चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में इसका असर अधिक देखने को मिलेगा। इन जिलों में इस दौरान तेज आंधी व गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने इस दौरान किसानों और आम जनता को सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। राज्य में सबसे गर्म जिला सिरसा रहा, जहां का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं दिन के मुकाबले रात का मौसम फिलहाल सुखद बना हुआ है। सबसे कम न्यूनतम तापमान की बात करें तो रोहतक जिले में दर्ज किया गया, जो कि 18 डिग्री सेल्सियस रहा। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 14 मई तक परिवर्तनशील रहने की संभावना व्यक्त की गई है। 11 मई से 13 मई के दौरान हरियाणा राज्य में आंशिक बादलवाई रहने तथा बीच बीच में तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान हवाओं व गरज चमक के साथ राज्य में कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं व 10वीं कक्षा का परिणाम जारी करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अंकन व यूएमसी मामलों की सुनवाई सहित सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इसी सप्ताह दोनों कक्षाओं को परिणाम जारी किया जाएगा। बोर्ड की साइट पर ज्यादा लोड होने के कारण 12वीं कक्षा का परिणाम जारी होने के 1 दिन बाद 10वीं कक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 20 मार्च तक 10वीं व 1 अप्रैल तक 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन करवाया था। प्रदेश भर में 1431 परीक्षा केंद्रों पर 5,66,411 परीक्षार्थियों ने ये परीक्षा दी थी। इनमें 2,96,593 लड़के व 2,69,818 लड़कियां शामिल रही। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि दोनों ही कक्षाओं के परीक्षा परिणाम जारी करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी सप्ताह परिणाम जारी कर दिया जाएगा। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई अपडेट सामने आई है। बता दें कि अब इन कर्मचारियों को लोन खुद प्रदेश सरकार देगी। पंजाब नेशनल बैंक से 9.5 साल पुराना समझौता समाप्त करते हुए प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को मकान, वाहन, कंप्यूटर और विवाह के लिए लोन बजट से उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। यह नई व्यवस्था 1 जून 2026 से लागू हो जाएगी। हालांकि पुरानी लोन की किस्त कर्मचारियों को पहले की तरह ही संबंधित बैंक को चुकानी होगी। डायरेक्ट लोन व्यवस्था को फिर से लागू करने से कर्मचारियों को अब सीधा लाभ पहुंचेगा। उन्हें लोन के लिए बैंक की भागदौड़ करने से छुटकारा मिलेगा। वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंडलायुक्त, उपायुक्त और एसडीएम को निर्देशित कर दिया गया है।
हरियाणा के रेवाड़ी जिले के सरकारी स्कूल अब पारंपरिक पढ़ाई से आगे बढ़कर हाईटेक शिक्षा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। बता दें कि शिक्षा विभाग ने जिले के स्कूलों में अब अटल टिकरिंग लैब यानी एटीएल के माध्यम से रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की पढ़ाई शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। अटल टिकरिंग लैब नीति एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना विकसित करना है। इन लैब्स में छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एआई जैसी तकनीकों पर काम करने का अवसर मिलता है। कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी यहाँ खुद के आइडिया पर काम कर सकेंगे। रेवाड़ी जिले के 10 सरकारी स्कूलों में अटल टिकरिंग लैब स्थापित की जा चुकी है। इनमें बीकानेर, नांगल शहबाजपुर, संगवाड़ी, गोरजर माजरी, बिठवाड़ा, नांगल तेजू, रतनथल, कोसली, झाड़ोदा और बगथला के राजकीय विद्यालय शामिल है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि भाजपा सरकार मंडियों में फसल खरीद की व्यवस्था करने में लगातार विफल साबित हो रही है और सरकार की नाकामियों का खामियाजा किसानों और आढ़तियों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि खरीद सीजन के दौरान सरकार ने नए नए बेतुके नियमों से पहले किसानों को परेशान किया और अब सरकार आढ़तियों को जेल भेजने की तैयारी में लगी हुई है। दुष्यंत ने कहा कि करनाल जिले में अनेक आढ़तियों पर केस दर्ज किए गए हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा राज में अन्य राज्यों का धान और गेहूं हरियाणा के किसानों के नाम पर बेचकर गड़बड़ियां की जा रही है और सरकार केवल पारदर्शिता का झूठा ढोंग कर रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मंडियों में इस बार गेट पास और बायोमेट्रिक के नए नए नियम लागू करके किसानों को खूब तंग किया गया। उन्होंने कहा कि नए नियमों से अपनी खामियों को सुधारने का दावा करने वाली भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश से लाखों टन गेहूं गड़बड़ी करके हरियाणा में बेचा गया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इससे पहले बीजेपी सरकार के नाक नीचे करोड़ों रुपए का बड़ा धान घोटाला हुआ लेकिन कोई उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर एक अहम फैसला लिया है। अब बिजली लाइनों, ट्रांसफार्मर या फिर किसी भी विद्युत उपकरण पर केवल फोन पर मिली अनुमति के आधार पर काम नहीं किया जा सकेगा। विभाग ने टेलीफोनिक अनुमति व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त कर दी है। अब बिना उपकेंद्र से लिखित अनुमति लिए कोई भी कर्मचारी कार्य शुरू नहीं कर पाएगा। पहले कई बार केवल मौखिक या फिर दूरभाष यानी फोन पर अनुमति से काम चल जाता था, जिससे सुरक्षा में चूक और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। अब नई व्यवस्था में लाइन बंद करना, तीनों चरणों की अर्थिंग करना, परीक्षण उपकरण से लाइन की जांच करना और सभी सुरक्षा साधनों का उपयोग अब अनिवार्य होगा। साथ ही सुरक्षा पेटी, हेलमेट और दस्तानों के बिना कार्य करना कर्मचारी द्वारा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। कार्य समाप्त होने के बाद संबंधित कर्मचारी की पुष्टि के बाद ही बिजली आपूर्ति बहाल की जाएगी। दुर्घटना की स्थिति में संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी तय होगी। हरियाणा में रविवार को 7 निकायों और पंचायत की 57 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण व सुव्यवस्थित माहौल में संपन्न हुआ। प्रदेश के 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं में मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इन सभी निकायों में कुल 54.7% मतदान दर्ज किया गया। अंबाला में 54.4%, पंचकुला में 52.3%, सोनीपत में 47.4%, रेवाड़ी में 64.8%, धारूहेड़ा में 72.4%, सांपला में 79.2% व उकलाना में 75.7% मतदान हुआ है। हालांकि साल 2020 की तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत में कुछ कमी अवश्य देखने को मिली। निकाय चुनाव के परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे, जबकि पंचायत चुनाव के नतीजे रविवार देर शाम तक जारी कर दिए गए। मतदान के दौरान कुछ स्थानों से ईवीएम में तकनीकी खराबी और फर्जी मतदान की छिटपुट शिकायतें भी सामने आई। चुनाव अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई की, जिससे किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी गई। नूंह के ऐतिहासिक नलड़ेश्वर मंदिर में 11 मई को यानी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया जाएगा। इस धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पुनाना से विधायक मोहम्मद इलियास इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संबोधन का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। विधायक मोहम्मद इलियास की उपस्थिति को मेवात क्षेत्र में सामाजिक भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे आयोजनों में सभी समुदायों की भागीदारी क्षेत्र की एकता और आपसी विश्वास को मजबूत भी करती है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं और आम जनता को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। नलड़ेश्वर मंदिर परिसर को सजाने का कार्य अंतिम चरण में है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार कार्यक्रम को भव्य और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। यह सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जिले में धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक एकजुटता का संदेश भी दे रहा है।
हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने 10 मई 1857 को आजादी की पहली लड़ाई के आरंभ होने के दिवस पर शहीदों को नमन किया है और बताया कि अंबाला छावनी में 1857 की लड़ाई में शहीदों को नमन करने हेतु सबसे बड़ा शहीदी स्मारक का निर्माण किया गया है, जिसका शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे। अनिल विज ने बताया कि आज 10 मई है। आज के दिन 1857 में आजादी की पहली लड़ाई आरंभ हुई थी, जिसमें देश भर में जगह जगह अंग्रेजों के साथ सशस्त्र संघर्ष हुआ और मां भारती के अनेकों लालों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। मैं उन तमाम वीरों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अंबाला छावनी में एशिया का सबसे बड़ा एक शहीदी स्मारक बनाया गया है, जिसका शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे। शहीदी स्मारक में 63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का मेमोरियल टावर भी बनाया गया है, जिस पर रात्रि के समय लाइट एंड साउंड शो प्रदर्शित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अंबाला छावनी में 1857 में आजादी की पहली लड़ाई के वीर शहीदों की याद में शहीदी स्मारक का निर्माण 700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। शहीदी स्मारक बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें इस लड़ाई से संबंधित संपूर्ण इतिहास को विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा। हरियाणा में अतिथि जूनियर बेसिक ट्रेनिंग यानी जेबीटी और पीजीटी लंबे समय से मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे थे। फिलहाल इन शिक्षकों की यह मांग पूरी हो चुकी है। लगभग 12,000 गेस्ट शिक्षकों के लिए बढ़े हुए मानदेय के आदेश जारी किए गए हैं। टीचर्स के मानदेय में पहली वृद्धि 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी। ऐसे में शिक्षकों को जनवरी 2025 से बकाया राशि यानी एरियर भी दिया जाएगा। दूसरा इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2025 से प्रभावी रहेगा, जिसका भुगतान आगामी वेतन में जोड़ा जाएगा। जनवरी से जेबीटी शिक्षकों के मानदेय में 520 रुपए और पीजीटी में 720 रुपए की वृद्धि की जाएगी। जुलाई में जेबीटी को अतिरिक्त 780 रुपए और पीजीटी को 1080 रुपए ज्यादा दिए जाएंगे। ये अतिथि शिक्षक मुख्य रूप से सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। जेबीटी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जबकि पीजीटी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में विभिन्न विषयों की पढ़ाई करवा रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि नगर निगम गुरुग्राम ने बंदवाड़ी में रोजाना आने वाले कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अब लैंडफिल पर नए कूड़े के पहाड़ न बने और शहर से निकलने वाले ठोस कचरे का प्रतिदिन वैज्ञानिक तरीके से निपटान भी हो सके। गुरुग्राम में प्रतिदिन तकरीबन 1200 से लेकर 1500 मीट्रिक टन ठोस कचरा निकलता है। अब तक इसका बड़ा हिस्सा बंदवाड़ी लैंडफिल साइट पर डंप किया गया है, जिससे कि वहां कचरे का विशाल पहाड़ खड़ा हो गया है। कई बार तो आग लगने, जहरीली गैसों के उत्सर्जन और भूजल प्रदूषण जैसी समस्याओं के कारण यह मामला पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक साबित हुआ है। नगर निगम द्वारा जारी टेंडर के अनुसार प्रतिदिन आने वाले कचरे को सीधे वैज्ञानिक प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इससे कचरे की छटाई, जैविक कचरे का प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और अवशिष्ट कचरे के सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था भी शामिल होगी। पूजा कॉलेज ऑफ एजुकेशन कुरुक्षेत्र ने हेल्पर, लाइब्रेरियन व कई अन्य पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवारों से इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां रेगुलर आधार पर होने जा रही हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई है। लाइब्रेरियन के पदों के लिए आवेदक एमलिब धारक होने चाहिए, तो वहीं स्टोर कीपर के पदों के लिए आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए। वहीं लाइव अटेंडेंस के लिए उम्मीदवार साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास होने चाहिए। तो हेल्पर के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास मांगे गए हैं। अकाउंटेंट के लिए आवेदक बीकॉम या एमकॉम धारक होने चाहिए। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर आवेदक कंप्यूटर डिप्लोमा सहित 12वीं पास होने चाहिए। तो वहीं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आवेदक संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा धारक होने चाहिए। ये भर्तियां निःशुल्क की जाएंगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। हिसार के पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई का अब भाजपा से मोहभंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। असम और पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद भी बिश्नोई परिवार ने पार्टी को कोई बधाई नहीं दी। उनके बेटे और पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई ने हरियाणा भाजपा के युवा प्रभारी होने के बावजूद भी पार्टी को जीत का कोई बधाई संदेश नहीं दिया। भव्य ने विधानसभा चुनाव में असम की 3 सीटों खुमटाई, गुवाहाटी सेंट्रल और सादिया से प्रचार किया था। पार्टी को इन तीनों ही सीटों पर जीत मिली है, मगर भव्य बिश्नोई ने पार्टी का नाम न लेकर सीधे प्रत्याशियों को बधाई संदेश दिया। अब कुलदीप बिश्नोई के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कुलदीप बिश्नोई के निजी सचिव मोहित ने बताया कि 12 मई तक यानी वे कल अमेरिका से वापस आ सकते हैं। इसके बाद समर्थकों की बैठक बुला सकते हैं। कुलदीप ने इससे पहले भी कांग्रेस छोड़ने से पहले समर्थकों की राय जानी थी, जिसके बाद भाजपा ज्वाइन की थी। कुलदीप बिश्नोई भाजपा के बड़े नेताओं से मिलकर राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा द्वारा माफी मांगने का मुद्दा उठा सकते हैं। हालांकि प्रदेश स्तरीय नेताओं के बयानों से साफ है कि रेखा शर्मा अपने बयान पर कायम रहेंगी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली इसे रेखा शर्मा का निजी बयान कहकर मामले से पल्ला झाड़ चुके हैं। तो वहीं कुलदीप बिश्नोई अपनी पुरानी पार्टी हजका को फिर से एक्टिव कर सकते हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा है कि आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। पड़ोस में चल रहे युद्ध के असर से दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल के दाम कई गुना तक बढ़ गए हैं। पीएम ने हैदराबाद में भाजपा की रैली में कहा कि भारत पर इस वैश्विक संकट का असर सबसे अधिक है। हमारे पास तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं है। आज हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है। जिन शहरों में मेट्रो है वहाँ लोग मेट्रो का इस्तेमाल अधिक करें। उन्होंने कहा कि पहले जब युद्ध होता था तो लोग सोना दान में दे देते थे। आज दान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आज ये संकल्प लेना होगा कि अगले 1 साल तक कोई भी कार्यक्रम हो सोना न खरीदें। इससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी। देश हित में लोगों को 1 साल तक सोना खरीदने और दान करने से बचना चाहिए। हर परिवार अगर खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करे तो इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और लोगों की सेहत भी सुधरेगी। देश को रासायनिक उर्वरकों की खपत आदि करने का लक्ष्य भी रखना चाहिए और तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। वैश्विक हालात और महंगे ईंधन के कारण भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में शादियों, छुट्टियों और अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना देश हित में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 मई यानी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान वे सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, जामनगर और सांस्कृतिक शहर वडोदरा जाएंगे। आज से शुरू होने वाले हफ्ते में शेयर बाजार में काफी हलचल रहने वाली है। कंपनियों की चौथे तिमाही के नतीजे, अमेरिका ईरान तनाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली जैसे फैक्टर बाजार की दिशा और चाल तय करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष जारी है, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अस्थिरता बनी हुई है। वाशिंगटन अभी भी तेहरान के जवाब का इंतजार कर रहा है ताकि शांति वार्ता आगे बढ़ाई जा सके। इस भू राजनीतिक तनाव का सीधा असर भारतीय बाजार के सेंटिमेंट्स पर पड़ना तय है। विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं तो निफ्टी की ज्यादातर बड़ी कंपनियां अपने नतीजे दे चुकी हैं, लेकिन अब मझोली कंपनियों की बारी है। अगले 6 दिनों में 400 से ज्यादा कंपनियां जनवरी से मार्च तिमाही के नतीजे घोषित करेंगी। इनमें टाटा मोटर्स, भारतीय एयरटेल, सिप्ला, टाटा स्टील और कैनरा बैंक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। वहीं शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड $101 प्रति बैरल पर बंद हुआ। अगर तनाव बढ़ेगा तो तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी। यह भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के लिए नेगेटिव होगा। जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर बना हुआ है तब तक रिकवरी की उम्मीद जताई जा सकती है, लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ की बात करें तो 24,000 और 23,800 पर सपोर्ट दिख रहा है। अगर 23,800 का लेवल टूटता है तो बिकवाली का दबाव और बढ़ सकता है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।